नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिन के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। यह उनकी पहली स्टेट विजिट है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रूस भी भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। भारत और रूस के बीच रिश्तों की करीबी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन संकट पर भारत के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में भारत ने जो स्टैंड अब तक लिया, उससे यह साफ है कि भारत किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भारत इन दोनों देशों के बीच पावर बैलेंस बनाने में कितना कामयाब रहा है, क्योंकि नारा दिया जाता है, मोदी है तो मुमकिन। न तो अमेरिका के लिए रूस से रिश्ता तोड़ा जा सकता है और न ही रूस के लिए अमेरिका से। यह भारत की नीति है और भारत इससे बखूबी मानता है। आज से नहीं बल्कि दशकों से, या यूं कहें कि हमेशा से। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि यूक्रेन पर हमले के लिए भारत ने न तो सीधे सीधे रूस का साथ दिया और न ही उसके खिलाफ रहा। संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो भारत ने इससे दूरी बना ली। भारत के इस रवैये ने अमेरिका को नाराज भी किया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि रूस को लेकर भारत का रवैया ढुलमुल रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा से यूक्रेन में आम लोगों के मारे जाने की निंदा की है। अब इन्हीं बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी के स्वागत को लेकर अमेरिकी सरकार ने दिल खोलकर तैयारी की है। To achieve that goal and to work towards that end. And you heard Secretary Blinken say as well that now that he has visited, it's possible that, and we hope, that you'll see other high-level officials heading off to Beijing. Now, we still have work to do, which is one of the takeaways from this was establishing a team approach at lower levels for both countries, lower level diplomats, to start working together to see if we can't still stitch together and improve some of the lines of communication that are not and still have not been agreed to reopen. And the one I'm speaking about chiefly is, of course, the military-to-military line. इस दौरे में पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन होगा। अगले दिन कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है, लेकिन एक तरफ रूस को पकड़े रहना और दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज न करना, ये दिखाता है कि भारत किस तरह से पावर बैलेंस बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया को लगता है कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, बल्कि शांति के पक्ष में खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती भी है और समझती भी है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की पहली प्राथमिकता शांति है। इस इंटरव्यू में भारत अमेरिका रिश्तों पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरे हुए हैं, क्योंकि भारत भू राजनीतिक उथल पुथल के दौर में वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की इन बातों से दो चीजें एकदम साफ हैं, जिसमें पहला ये कि भारत रूस यूक्रेन जंग में सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ खड़ा है। वो ना तो रूस के खिलाफ है और ना ही यूक्रेन के साथ। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर भले ही कितने मतभेद हों, भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है। दरअसल आजादी के बाद से ही भारत ने विदेश नीति के मामले में जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति का ही पालन किया है। भारत ने कभी किसी को खुश करने के लिए दूसरे को नाराज नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत की नीति खुली किताब की तरह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
या तो ये भारत की ये फॉरेन पॉलिसी है जिसमें अमेरिका के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूस भी भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है और भारत और रूस के बीच रिश्तों की करीबी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन रूस यूक्रेन संकट पर भारत के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में भारत ने जो स्टैंड अब तक लिया उससे ये साफ है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जितेंद्र ओझा साहब जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और डॉक्टर टीना कनवी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं मंजू जी आपसे ही करना चाहूंगा। दो शक्तियों के बीच भारत के पावर बैलेंस को कैसे देख रही हैं आप? सॉरी, आपका शुरू में आवाज नहीं आई, मुझे फिर से बोलेंगे आप प्लीज? मैम, मेरा सवाल है कि एक तरफ दो शक्तियां हैं, अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच भारत के इस पावर बैलेंस को कैसे आप देख पा रही हैं कि तमाम विरोधों के बावजूद भारत की दोस्ती रूस से भी कायम है और अमेरिका से भी प्रगाढ़ होती जा रही है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि आप अगर माहौल अभी देखेंगे जो बदलता जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है जो इस वक्त वर्ल्ड में, और हमारे पुराने रिश्ते यूएसएसआर और रशिया के साथ बहुत स्ट्रांग रहे हैं जी। और ये एक नया स्ट्रेंथ मिल रहा है यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप को, तो हमें बैलेंस करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और ये हमारे हित में है। और अगर हम अपना हित अगर हम नहीं रखेंगे तो और नो वन एल्स इज बॉदर, तो वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट। और हमारा अगर आप देखेंगे पहले भी जो नॉन अलाइंड हमारा जो स्टांस था वो भी एक बैलेंस था, क्योंकि उस वक्त हमारे हित में ऐसा ही था कि हम एक बैलेंस रखे, दोनों देशों से एक दूरी बना के रखे, इक्विडिस्टेंस। लेकिन अब जो है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक दौर आ गया है और हम थोड़े से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, हमारा एक जो पावर इकोनॉमिक पावर बढ़ गया है, तो दुनिया भी थोड़ा सुनती है, थोड़ा मानती है हमको जी। तो इस वजह से हम लिटिल मोर अपनी पोजीशन क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि हम दोनों के साथ बना के रखेंगे। और जैसे आपने भी कहा रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने अपना रवैया ऐसा रखा कि इतना दबाव आया, लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमारे हित में नहीं है कि हम कोई भी साइड में, यूएन में भी हमने एब्सटेन किया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं रूस के साथ, डिफेंस में स्पेशली, ट्रेड में भी थे, लेकिन स्पेशली डिफेंस में। और अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह रख के हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि रूस हमें नहीं अभी सप्लाई कर पा रहा और चीन हमारे बॉर्डर पे थोड़ा अपना असर्टिवनेस दिखा रहा है। तो एक ऑप्शन जो हमारे पास थे, हमने सब देखते हुए ये जो पोजीशन ली है एक मल्टी अलाइनमेंट की, और यूएस के साथ भी अपने रिश्ते हमने बढ़ाए हैं, लेकिन रूस के साथ भी अच्छे रखे हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम बैलेंस करें इस माहौल में और अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करें। ठीक है, लेकिन जितेंद्र ओझा साहब, इस बैलेंस को लगातार मेंटेन रखना यह आपको लग रहा है आसान होगा? क्योंकि दबाव बनाने की कोशिश तो पहले रशिया के मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से भी की गई और यूरोपियन कंट्री भी ये चाहते थे कि भारत देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाए, लेकिन भारत ने जो स्टैंड क्लियर किया, ये बैलेंस बना रहेगा, इस बात को लेकर कितना आश्वस्त दिखाई देते हैं? देखिए, आपका टॉपिक जो है कम से कम 25 साल पुराना है, अगर 30 साल पुराना है, अगर नहीं है तो, क्योंकि ये जो है आज की तारीख में रशिया से 2 गुना अधिक हमारी इकोनॉमी का साइज है, उससे 10 गुना अधिक हमारी पॉपुलेशन है। 1950-60 का जमाना अलग था, निश्चित रूप से रशिया हमसे बहुत आगे था, कई क्षेत्र पे हम डिपेंड करते थे। जब पश्चिम ने कश्मीर को लेकर हमारे खिलाफ बहुत होस्टाइल रवैया आया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नहीं देना चाहते थे, तब रशिया आया, तो वो एक अलग समय। आज की तारीख में देखें कि दुनिया ज्यादा इंटीग्रेटेड है। हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, जो दूसरे देश है बहुत कर रहे हैं, और मैं भी भारत की तरफ की ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, जिसमें हम कहते हैं कि जो इंटरनल गवर्नेंस कैपेसिटी है और एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, कैसे दोनों को सैनिटाइज किया जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द कहा कि देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं, हम शांति के पक्ष में है। भारत का हमेशा से एक रवैया रहा
दुनिया को ये फुटबाजी में, झगड़े में, इसमें नहीं पड़ना है। शांति पे फोकस करना है, डेवलपमेंट पे फोकस करना है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की जरूरत है। आज देखिए कि जितनी साइंटिफिक इनोवेशन हुई है, जिस जो पेस रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसकी एकमात्र वजह रही है कि दुनिया ने इससे पहले इतना बड़ा पेस जो है पीस का देखा ही नहीं। तो आप उस पर फोकस करें कि हम किसी गुड वर्ड पे बैलेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। रशिया की आप बात करते हैं, देखिए रशिया की बात सिर्फ ये नहीं कि वो हमारे हथियार प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड करता था, हमें ध्यान रखना है, हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था तब रशिया हमारे साथ खड़ा था। नहीं तो कश्मीर पे हमारी बहुत बड़ी दिक्कत होती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही हाल होता। लेकिन एक और बात है, मैं कहूंगा उसके अधिक कि देखिए रशिया की जमीन जो है वो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ा अभी भी लैंड मास है, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। चीन की फिराक में है कि किस तरीके से उसकी जमीन को भी कब्जा किया जाए, किस तरीके से उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा किया जाए और कम से कम दाम पे कब्जा किया जाए। और मैं मानता हूं कि पश्चिम की तरफ से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि रशिया को प्रोवोक करके इस लड़ाई में रशिया को डिप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो ने लगातार रशिया को प्रोवोक किया और अमेरिका ने ये पहली गलती नहीं की है। पूरा इस्लामिक रेडिकलिज्म का काम बढ़ाने का काम अमेरिका की तरफ से हुआ। 9/11 का अटैक होता है तो अमेरिका को अकल आती है, तब वो भारत के साथ आते हैं। चाइना की आप बात कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को वो थ्रेटन कर रहा है। चाइना की मेटेरिक राइज का एकमात्र वजह है अमेरिकन कैपिटलिस्ट ग्रीड। अगर भारत के साथ वो उन्होंने अटेंशन दिया होता तो दुनिया का नक्शा कुछ और होता। आज जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बदल चुके हैं, अमेरिका हमारे पास आता है, अमेरिका को भी लगता है कि उन्होंने ये गलतियां की हैं, चीन से खतरा है, हमें जाना है। लेकिन जैसे आपने एक शब्द बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हम अपना दिमाग रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, हमारी सोच सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अच्छी है। और फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी के दिनों से लेके आज तक एक एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी है। इससे मैं ये चाहूंगा कि भीतर में भी कोहेजन बने और हम लोग इसी को बढ़ाएं। तो ये हम गुटनिरपेक्षता वगैरह वगैरह वो बात छोड़ दीजिए कि बैलेंस वगैरह की बात नहीं है। भारत एक मजबूत पावर है। दुनिया के जो सदर्न वर्ल्ड हम कहते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे फार ईस्ट हो, वो हमसे उपेक्षा किए हुए हैं। डोमेस्टिक गवर्नेंस कैपेसिटी को बढ़ाना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को ठीक करना है, लेकिन हम उनकी आवाज बन के जो है और पूरे मानवता की आवाज बन के हम खड़े हुए हैं। तो ये बैलेंस का शब्द जो है मैं समझता हूँ ये 25 साल कम से कम पुराना है, अगर 30 साल पुराना नहीं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बदलते भारत की नई तस्वीर है। डॉक्टर टीना कर्मवीर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। डॉक्टर टीना कर्मवीर मानती है ये बदलता भारत है? कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दुख प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे कल बहुत दुख हुआ ये तस्वीरें देखकर कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहुंचे तो वहां पर जो बाइडेन जी नहीं आए थे उनको रिसीव करने के लिए, और ना ही आर्मी का कोई अधिकारी आया था। तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से जो भारत में जो छवि बना दी गई है, बाहर तो कुछ और हो रहा है। क्योंकि आप देखिए और जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, इवन मोदी जी भी, जब भी बराक ओबामा जी आए, कोई भी आए, तो प्रधानमंत्री जी खुद उनको रिसीव करने जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इसे कहें कि जो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तो अमेरिका में शायद इस बार डंका नहीं बज रहा है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हीं के देश में मणिपुर आता है, उन्हीं के, क्योंकि मणिपुर भी हिस्सा है। मणिपुर आपका भी देश है, लेकिन आपका भी देश है, हमारा भी देश है। लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है वहां पर, तो वो जलता हुआ छोड़कर वो अमेरिका चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? सबसे बड़ा सवाल। और ये वहां के पत्रकारों को भी मुझे लगता है कि सवाल पूछना चाहिए। हालांकि यहाँ से भी पत्रकार कुछ गए हैं वहां पर सवाल वो दिखाने के लिए कि देखिए महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर अमेरिका में जो है तेल के दाम इतने हैं, और अच्छा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है। पत्रकार दिखा रहे, तो मुझे लगता है पत्रकारों को यहाँ पे भी आना चाहिए। और जब भी भारत आए तो उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ियां हैं उनको धरने पर उनको किस तरीके से घसीटा गया। उनको भी यहाँ आकर पता चले कि मणिपुर उन्हीं के राज्य जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री यहाँ को बाय बाय। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, कांग्रेस की असल दिक्कत क्या है? हम तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की और एक शक्ति संतुलन की। ये तो देश की बात हो गई ना। आप करें कि जी मणिपुर में हाल देख लीजिए, आप पहलवानों की बात कर लीजिए, ये बौखलाहट है कांग्रेस की। कर लेती हूँ, पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे हम तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं। ये भाजपा के कुछ मंत्री भी ये बयान दे रहे थे कि हमने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया जी। तो फिर अपने राज्य को कैसे भूल गए? मणिपुर को क्यों भूल गए? बाहर क्यों नहीं शांति की अपील कर रहे? अमेरिका, रशिया, ये
चलिए ठीक है, मेरे साथ वैभव अग्रवाल साहब हैं आपका जवाब देने के लिए। वैभव अग्रवाल साहब, क्या जवाब दीजिएगा कांग्रेस को? वो कह रहे हैं कि ये सब हवाई है, सिर्फ ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये ब्रांडिंग भारत की नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी की हो रही है, ऐसा है क्या? वाह वाह भाई साहब प्रणाम। मंजू जी को बहुत बहुत नमस्कार और ओझा जी को सप्रेम नमस्कार। ओझा जी और मंजू जी हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं और कई इम्पोर्टेंट मुद्दों पर 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई थी पुतिन जी से, जब और कई मुद्दे ऐसे हुए। अब उसके अंदर देखिए भाई साहब कि आपने मेरे को कांग्रेस का जवाब देने के लिए बोला है। कांग्रेस कौन कांग्रेस? हु कांग्रेस? आज की तारीख में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस है या कोई अन्य दल है या नहीं है। कोई भी ये आप विपक्ष को बदनाम, अब आप विपक्ष पे उंगली उठा रहे हैं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी विपक्ष के लिए अगर ये कुछ भी ऐसा बोलेंगे। कौन कांग्रेस? आपको नहीं पता? सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा, आजाद भारत में फिर जवाब दे दीजिएगा। आपको इनको रोकना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे डिबेट में, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, फिर मैं भी कुछ बोलूंगी फिर इनको बुरा लग जाएगा। नहीं देखिए, डिबेट को थोड़ा इसका कुछ सॉल्यूशन निकले ना। ये देश के मामले पर जहां पर देश का सवाल होता है वहां पर तो आपसी मतभेदों को किनारे रखना चाहिए ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल देश का है, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए अगले 40-45 मिनट के लिए। ये क्यों बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? विपक्ष का कैसे? विपक्ष को किस तरीके से टेलीविजन पर बदनाम कर रहे हैं? ये इनको रोकना चाहिए आपको। कैसे बोल सकते हैं ये? तो विपक्ष का ये नहीं, विपक्ष का ये धर्म बनता है फिर डॉक्टर टीना कर्मवीर जी कि विदेशों में जाके कहे कि देश में हालात बहुत खराब है जी, विदेश में आप सरकार बदलवाने में हमारी मदद कीजिए, ये कहना ठीक है क्या मैडम? देखिए कोई बात नहीं है उनका, ठीक है, सुन लीजिए, आपको आपत्ति है तो आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, उन्होंने आपको सुना शांति से, आप भी सुन लीजिए। अक्षय जी, ऐसा है कि आज सुबह से ट्विटर पे पप्पू ट्रेंड कर रहा था, है ना, तो अपने को इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सर मैं गुजारिश करूंगा, आप सभी बहुत सम्मानित अतिथि हैं हमारे लिए, आप सभी का सम्मान है, लेकिन अगर थोड़ा भाषा पर संयम बरते ना, मनाया गया था किसी के अगर भाषा का संयम रखकर बात करें तो बेहतर होगा, प्लीज प्लीज। बेरोजगारी दिवस भी याद कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि अगर अक्षय भाई क्या है कि विपक्ष कई बार जंगलियों के माफिक एकदम बिहेव करता है, लेकिन विपक्ष को ये समझ नहीं आती है कि भारत में जंगल का लॉ नहीं है और ये खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जहाँ पे बेरोजगार पप्पू जैसे शब्द इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहे थे। उस समय जब इलॉन मस्क भारत के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते है ना, तो अपन जैक डोर्सी ने भी कुछ कहा था, जैक डोर्सी ने भी कुछ कहा था, याद है आपको कुछ? देखिए, अगर आप दोनों मेहमान उलझेंगे तो मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मैं ये सब्जी मंडी मत बनाइए प्लीज। देखिए अक्षय जी, मैं आपको बताऊं विपक्ष में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे किसी को कोई अकल है नहीं, वो बोलते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अगर बातचीत करते हैं तो वो बैंक। चले ठीक है, वैभव अग्रवाल साहब मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री की ये स्टेट विजिट है, इसमें चुनौतियां भी तो हैं भारत के सामने। आप ग्रीन कार्ड को लेकर, वीजा कार्ड को लेकर क्या उम्मीद लगाते हैं? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो अपन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे आ जाए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की वजह से बाकी दोनों मेहमान जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका समय वेस्ट हो और मेरा समय, क्योंकि मैं भी इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं नेतागिरी तो सर सीधे मुद्दे पर आ जाइए ना, इतना माहौल बनाने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनली भारत के सामने कई पड़ाव आए पिछले 9 सालों में, और ये वाली जो विजिट है नरेंद्र भाई की, इस विजिट में कई चीजें हैं। इस विजिट में 2 प्राइमरी फोकस एरियाज हैं। एक है डिफेंस, दूसरा है डिफेंस और एजुकेशन के अंतर्गत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होना। जी देखिए क्या है कि भारत के इंजीनियर वहां पे भी इंजीनियरिंग करते हैं, नासा को एक इंडियन हेड करते हैं, गूगल को एक इंडियन हेड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को, वहाँ की बड़ी टेक कंपनीज को भारतीय हेड करते हैं। जी तो क्या है कि हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए, भारत के आगे बढ़ने के लिए उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर में क्रिटिकल टेक, ये क्रिटिकल टेक डिप्लोमेसी में एक शब्द होता है
वो एक्सचेंज करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। डिफेंस में हमने टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करी, करीब करीब 6,40,000 करोड़ के मसौदों पर, समझौतों पर साइन होगा, $680 बिलियन, तो 8 से 64 करीब 6,40,000 रुपए उनकी वर्थ के ऑर्डर्स हैं डिफेंस टेक में, क्रिटिकल टेक में। एक सबसे बड़ा ऑर्डर है तेजस को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का। अब जहां तक वीजा की बात है, देखिए पहले 1-1 साल की वेटिंग चल रही थी जी। अभी एरिक गरसाती जब आए तो उन्होंने मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने क्या किया है, अभी एक तो टीम को बढ़ाया है। टीम पहले शॉर्ट थी यूएस एम्बेसी में यहाँ पे जी। तो टीम को बढ़ाया है, रिक्रूटमेंट करी है। दूसरा जो पूरा वीजा एप्लीकेशन से लेकर वीजा ग्रांटिंग तक का समय था, साइकिल था, वो 1 साल 18 महीने यानी 12 महीने या 18 महीने से घटाकर कोशिश कर रहे हैं कि 4 से 6 महीने हो जाए जी, पहले दौर में, पहले चरण में, और उसके बाद उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कई एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे अन्य देशों की एम्बेसीज भी काम कर रही हैं। कुछ बड़े देश हैं, उनके प्रोसेसेस हैं, वो भी इम्प्लीमेंटेशन में, पहले जैसे यूएई का वीजा जो लगता था वो पहले 20-20 दिन, 1-1 महीना लग जाता था, अब 24 घंटे में आता है ना। तो कई चीजें हैं जो कर रही हैं। और अमेरिका में सिक्योरिटी वगैरह काफी रहती है, भारत में रेसिप्रोकल आप समझे कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में रेसिप्रोकल बिहेवियर बहुत बड़ी बात है। यानी आप मेरे को स्माइल दें, मुस्कुराहट दें, तो मैं भी आपको मुस्कुराहट दूं, ठीक है। रेसिप्रोकेट करना, तो डिप्लोमेसी में रेसिप्रोकल बिहेवियर बहुत होता है। तो भारत के बहुत एप्लीकेशन थी, एक तो सिंगल विंडो अप्रोच के लिए थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वहां की कंपनी की। कुछ एक एप्लीकेशन जो थी वो वहां के वीजा की थी, थर्ड बिजनेस वीजा की थी, फोर्थ एक टैक्स रिजीम होता है वो एक्सचेंज करने की थी। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट DTAA इकोनॉमिक ग्रुप से ऑलरेडी साइंड है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज 2015 में हुई थी। ये टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब जाके वो क्रियान्वित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल बिल्कुल सर, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन रिश्तों का कितना बेनिफिट भारत को भी मिल रहा है, क्योंकि रिश्ते अपनी जगह हैं, रिश्ते बेहतर हों, सभी मुल्कों के साथ बेहतर हों, ये सब सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन उसका भारत को लेकर हित कितना होता है ये समझना भी बेहद जरूरी है। मैं मंजू भाई, मैं आपके पास आऊंगा, क्या ये संदेश दुनिया तक पहुंचा है कि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बदलते भारत की तस्वीर है, अपना फैसला हम खुद करने में सक्षम है, किसी का दबाव अब चलने वाला नहीं है? बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर मैसेजिंग हम दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त जो हालात हैं और जो माहौल बदलता जा रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, रूस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ना चीन के साथ भी हमारे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि चीन और रूस दोनों थोड़े आपस में इस वक्त क्लोज आ गए हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक थ्रेट का वो माहौल बन गया है। तो हमें वो बिल्कुल माइंड में रख के आगे चलना होगा, और अपना जो हित है हमेशा, अगर अपना हित हम नहीं रखेंगे फर्स्ट, हमें बहुत हानि हो सकती है आगे चल के। और जरूरी है कि इंडिया अपना हित फॉरमोस्ट रखे, हमेशा रखता रहा है। ये बात नहीं है कि हमने हमेशा जितनी हमारी फॉरेन पॉलिसी इतने सालों में रही है इंडिपेंडेंस के बाद, बिल्कुल हित को रखा है हमने प्राइमरी फोकस। लेकिन इस वक्त जो हमारा माहौल बना हुआ है, हमने जो मल्टी अलाइनमेंट, लैटरल और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है, वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है इंडिया के हित में, और हमें ऐसे ही आगे चलना है, क्योंकि हम किसी के दबाव में आके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें न अलाई बन सकते हैं, न दबाव में आ सकते हैं किसी के। और इसीलिए अपने आप को सक्षम करना है, स्ट्रॉन्ग करना है इन एवरी रिस्पेक्ट, जो उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, बट बहुत और हमें करना जरूरी है। लेकिन जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, हमें ये मल्टी अलाइनमेंट और ये बैलेंसिंग को बिल्कुल कायम रखना पड़ेगा जी। लेकिन जितेंद्र ओझा जी, जैसा कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो शायद अमेरिका को लगा होगा कि भारत और चाइना के बीच में तो खटपट है, तो भारत से दोस्ती प्रगाढ़ कर लो, तो इसका फायदा चाइना के मामलों में देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया ना कि एक संकेत तो चाइना को भी दे दिया कि बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत है।
यानी कि अमेरिका के मन में जो कुछ भी चल रहा होगा, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप किसी तरह का कोई जाल फेंकने की फिराक में हैं तो हम उसमें फंसने वाले नहीं हैं। भारत मछली नहीं है। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही कि पेशेगु नहीं है या हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उससे भी मैं एक कदम आगे जाऊंगा जी। आज हम एक बड़े पावर है, दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इंटरनेशनल जो पिलर है, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के बहुत बड़े पावर। आप देखिए, जब चाइना का एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच बढ़ना शुरू हुआ पिछले शताब्दी के आखिर में और इस शताब्दी की शुरुआत में, तब जापान ने कहना शुरू किया कि हमें एक ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत है जो इससे भारत में है। जब ये क्वाड की बात आती है तो क्वाड पहले ट्राइलैटरल सिक्योरिटी रहने लगता, इसमें भारत पार्ट नहीं था। जापान ने कहना शुरू किया कि बगैर भारत के कैसे यहाँ पे ये डायलॉग बन सकता है। तब जापान के इंसिस्टेंस पे जैसे जो है पहले टर्म में प्रधानमंत्री बनते तो भारत को लेकर देखिए, भारत की एक मॉरल पावर जो है हमेशा इंटरेस्ट की बात बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट कोई भी नहीं नकार सकता है, लेकिन हम इंटरेस्ट से ज्यादा आगे गए हैं और आज जब ज्यादा आगे जाने की हम बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है कि हमारा इंटरेस्ट तभी हो सकता है दो वजह से, कि दुनिया जस्ट, फेयर और इक्विटेबल हो, और दूसरी जो एक ग्लोबल एक ओपननेस का, ट्रांसपेरेंसी का, डेमोक्रेसी का माहौल है। और जो अमेरिका की बात है, मैं मानता हूँ कि अमेरिका में हमेशा चार मुंह से अमेरिका बात करता है, उससे बहुत जबरदस्त लॉबिंग। एक कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग एजेंडा होता है, कई दफे उसके लेफ्ट लिबरल ग्रुप देखिए उसका अलग एजेंडा है। आज के आप न्यूयॉर्क टाइम्स से देखें कि कितना ज्यादा एक बड़ी नेगेटिव सी रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री के बारे में कि डेमोक्रेसी इज बैकस्लैश, जो बाइडेन हैज गिवन प्रेफरेंस टू दिस थिंग, तो उसका एक अलग एजेंडा होता है। और प्रेसिडेंट या पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका अलग एजेंडा होता है। तो आप देखिए कि 1967 में शायद जब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे, उनको भी स्टेट विजिट पे बुलाया गया। आज देखिए 16 साल में 4 वर्ष में अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी एक को स्टेट गेस्ट पे बुलाते हैं, दूसरी विजिट तो होते रहती हैं। 2009 में मनमोहन सिंह जी गए थे, 2008 से 2024 के दौरान सिर्फ 4 लोग स्टेट विजिट पे जा सकते थे, उनमें 2 भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। देखिए भारत के लिए गुडविल कितनी अधिक है। हाँ, इसके प्रधानमंत्री का एक अलग persona है, एक अलग व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं और उनका अलग करिश्मा है। तो इसका जो है एक फायदा जरूर मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, डोमेस्टिकली हमें स्ट्रांग रहने की जरूरत है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या है? डोमेस्टिक गवर्नेंस कैपेसिटी, और उसमें क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की रेजिलियंस। किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस, खास करके 2 मेहमान बैठे पॉलिटिकल, तो उनसे कहना किस तरीके से हम नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे एकजुट आ सकते हैं। जरूर दबाव बनाएं, जरूर डिफरेंसेस रखें, डिफेंस के जरिए ही तो प्रोग्रेस होता है। एंटीथेसिस जो है बड़ा क्रिटिकल होता है, तो जरूर रखें, लेकिन उसमें इंटेग्रिटी ड्रिवन ओपननेस के साथ ये एटीट्यूड हो, ये हम कहेंगे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए भारत के अगर मजबूत हो जाता है भारत यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों चीजों को बढ़ेगी और पूरी दुनिया को एक सेंस ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। खास करके जो चाइना की बात आपने कही, चाइना ने क्या किया है कि जितने रिसोर्स रिच देश हैं सभी को उसने एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म देने की कोशिश की। वहाँ पे ऑटोक्रेट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। श्रीलंका के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अफ्रीका का कई देशों का एग्जाम्पल देखें, सेंट्रल एशिया में देखें कि कितनी ज्यादा चाइना को लेकर रिसेंटमेंट हो चुकी है। ऐसे हालात में हम इसे सिर्फ टैक्टिकल सिर्फ इसमें नहीं कहें, ऐसे हालात में एक बड़ा थ्रस्ट है कि इंडिया शुड इमर्ज एज अ मेजर स्टेक होल्डर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। आई कंक्लूड एक्चुअली। ठीक है, मैं डॉक्टर टीना करबी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा मंजू सेठ जी से और है। मंजू सेठ जी, चीन की ये जो बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्टेट विजिट पर, क्या उसकी बौखलाहट के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि भारत में तो नारा दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का, और जिस तरीके से अब देश तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया भी मान रही है, तो क्या चाइना ये नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के बीच में करीबी और ज्यादा बढ़े? उसको पता है कि इसका नुकसान उसे ही होना है। बिल्कुल, चीन तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है और कि हमारी कि भारत की रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हों, और साथ में वो ये भी नहीं चाहता है कि इंडिया का इन एशिया थोड़ा भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। और नेबरहुड में हम देख ही रहे हैं, अंडरमाइन करने की थोड़ी बहुत उनकी कोशिश रहती है इंडिया को। और ये उन्होंने, अगर आपने देखा होगा, उनके जो स्टेटमेंट भी अभी आया है कि ये विजिट के ऊपर कि भारत को ये नहीं समझना चाहिए कि यूएस के साथ जाके वो सब अपना भूल जाएं कि क्या उनका एक्चुअल फायदा होने वाला है कि नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया शुड बी केयरफुल, कब उनको छोड़ दें कह नहीं सकते। इंडिया इज वेल अवेयर
हमें अब पता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमी। हम देख ही रहे वहाँ एंथनी ब्लिंकन भी गए हैं चीन के साथ, अब इतने उनके रिलेशन खराब थे, फिर अब उनको ठीक करने के लिए भी गए हैं। तो ये क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है इस वक्त, इकोनॉमी भी इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत तो कोशिश की जाएगी कि उसको, क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान कि डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री से किसी हर देश को थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, सप्लाई चेन्स को भी और अपनी ट्रेड को भी, हर चीज को डाइवर्सिफाई करना है। और चीन ये बहुत अच्छे समझता है कि यूएस ये क्यों कर रहा है। हाँ, थोड़ा उनकी तरफ भी डायरेक्टेड है, बट उनको ये भी जानते हैं साथ में कि इंडिया को अगर इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलेगी तो उनको लगता है कि वो फील करते हैं और इंडिया को मैसेज कर रहे हैं कि आप अपनी औकात जिसे कहते हैं मत भूलिए। ऐसा वो मैसेजिंग दे रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। जी डॉक्टर टीना, अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन चाइना को किस तरीके से रास्ते पर लाया जाए? रशिया और अमेरिका की बात तो हो रही है कि भारत ने दोनों से अपने रिश्ते बना कर रखे हैं, किसी के दबाव में नहीं आया। चाइना को कैसे लाया जाए लेवल पर? जी देखिए, जितेंद्र साहब अभी कह रहे थे मोदी जी के लिए कि करिश्माई नेता, तो मैं इनको इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देती हूँ कि आरएसएस के प्रफुल्ल केतकर जी ने अपने ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा है जिसमें कहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। तो अभी मोदी मैजिक बाहर क्या काम करेगा जब इंडिया में ही काम नहीं कर रहा है? कर्नाटक इलेक्शन में ही देख लीजिए, मोदी जी ने तो बहुत रैलियां की थी, फिर भी वो हार गए। तो मोदी मैजिक जैसा कुछ है नहीं। वो 2300 करोड़ रुपए जो है प्रिंट एड पे जो खर्च किया गया है, टैक्स, इसको आप भारत के मैजिक से जोड़कर क्यों नहीं देख रही डॉक्टर टीना? इसको मोदी मैजिक क्यों कह रही है? इसको भारत के मैजिक से जोड़कर देखिए। नहीं, ठीक है। देखिए, जब मैं बोलती हूँ तब आप बीच में बोलते हैं, ये लोग बोल रहे थे तब तो आप बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, तो पहले मेरी बात भी कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है। जितना पैसा पीआर पर मोदी जी ने खर्च किया है उतना शायद अब तक रहे हैं 15 जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया गया। सारा पैसा जो है मोदी जी, लेकिन उसमें नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन से अभी ठीक है वैभव जी थोड़ा सा संयम, ठीक है। खुद को बोलना है तो परेशानी है। नहीं देखिए, मेरी कोशिश इस बात को लेकर है कि आप सभी को पर्याप्त अवसर मिले अपनी बात रखने का, है ना। इसको सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बनाकर सिर्फ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना, ये तो रोज होता है। चलिए 1 मिनट का समय लड़ लीजिए भाई, लड़ लीजिए आपस में, 1 मिनट का समय देता हूँ। उस पर भी बोल लीजिए, थोड़ा उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। चौथी फेल राजा, क्योंकि 2 शब्द नहीं बोल सकते टेलीफोन के बिना। ठीक है वैभव जी, सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों सुनूं? जब मेरे बीच में डॉक्टर टीना मैं क्यों बोलूं? ये कांग्रेस का दोगलापन है अक्षय, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। सर, आप कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है, राजनीतिक दल यही कहते हैं कि जनता सब जानती है। एक प्रेस लोग सुन रहे हैं ना, कब तक मन की बात करते रहेंगे? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। मैं 2300 नहीं, मैं 30,000 एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर पता सवालों के जवाब दे और इससे जनता का समय नष्ट होता है ना। किस तरीके से जी इसे सवाल पूछा जाए, मणिपुर पर सवाल पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बैठे थे धरने पे, क्या उनको न्याय मिला? सवाल पूछना चाहिए। और नहीं डॉक्टर टीना, आपको आज का विषय बताया नहीं गया था क्या? डॉक्टर टीना, आज का विषय आपको बताया नहीं गया था क्या कि आज आपको किस पर डिबेट पर जाना है? आप घूम फिर कर वही पहलवानों के मुद्दे पर पहुंच रही हैं। ये हम अमेरिका विजिट पर हम बात कर रहे थे, ये टॉपिक आपको बताया नहीं गया था? दिखा रहे थे काला धन वापस ला रहे थे, कितना काला धन वापस आ गया? इनसे जो एक नोट था वो तो इनसे चला नहीं, काला धन क्या वापस लेकर आएंगे? इनकी कौन सी ऐसी विदेश नीति है जिससे कि भारत का विकास हुआ है? इनसे मेरा सवाल ये है, लेकिन इस पर ये नहीं बोलेंगे कि वैभव जी आ रहा हूँ, वैभव जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं डॉक्टर टीना जी, कोई नीति नहीं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस को किस बात से आपत्ति, इस दौरे में क्या कमी लग रही है आपको कि ये नुकसान हो गया, ये स्टेट विजिट पर नहीं जाना चाहिए था? क्या ऐसी चीज आपको लग रही है? कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होता वो ये इस समस्या का समाधान करके जाता कि नहीं जाता? आप बताइए। आप संवेदनशील व्यक्ति होंगे तो आपको भी लगता होगा, आप भी किसी पद पर होंगे, वो भी कितने बड़े पद पर, प्रधानमंत्री हैं आप देश के, प्रधान सेवक कह रहे हैं खुद को, प्रधानमंत्री भी नहीं, परिवहन मंत्री भी नहीं, आप अपने आप को प्रधान सेवक कह रहे हैं और फिर आप अपनी यात्रा में चले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, आप इसको सोल्व करके जाते हैं, गृह मंत्री को बोलते, कुछ तो करते, शांति की अपील करते। आप रूस और अमेरिका की बात
कर रहे हैं, की अपील कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए क्यों नहीं? डॉक्टर टीना कनवीर जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की सत्ता पर इतने वक्त तक राज किया, देश की सत्ता पर इतने वक्त तक शासन आपने किया, मोदी मुमकिन है, मोदी के और नाम आप पर ये कुछ तर्क नहीं दे रही हैं। जी, क्या कहा आपने? मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा शासन किया, और जी। आप इस तरह के तर्क दे रही हैं, या आपको लग रहा है ठीक है? नहीं तो एक बात बताइए, हमें तो जनता ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार इनको क्या, ये चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे, ये कह रहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, हमारी विदेश नीतियां ये होंगी, अपने मैनिफेस्टो में आज तक क्या कम पूरा करके दिया है? ये तो 2 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे, 15 लाख भी दे चले, रहे थे। शायद आज का विषय आपको बताया नहीं गया था, या फिर आप समझ नहीं पाई कि आज किस विषय पर चर्चा करनी है। आपकी गाड़ी बार बार नहीं है इनके पास, कोई नहीं है, ये जानबूझकर इसको एक तरीके से जानबूझ के एक तरीके से इवेंट बना रहे हैं। चले, ठीक, नहीं तो इस पर आप बोलिए, अगर आपको बोलना है कि इस पर बात कीजिए ना, आप कहते हैं कि नहीं मणिपुर पर बात कर लीजिए, अरे भाई आप पर्चा लिख कर लाएंगे तो पढ़ दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए पूरा। चीन पर क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों नहीं बोल रहे, ये तो लाल आंखें दिखा रहे थे, क्यों आप अरुणाचल प्रदेश में कैसे घुसे, इस पर ये बोले। अरे आपके पास भी 62 में मौका था लाल आंख दिखाने का, आपके पास भी मौका था 1962 में आंख दिखाने का, आप क्यों गले मुर्दे उखाड़ रही हैं? आज की बात कीजिए ना, कि आज अगर इस यात्रा पर हैं तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे देश को क्या फायदा होगा, नहीं होगा। आप सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं। रोकूंगा मैं रोकूंगा आपको। देखिए हम तो ठीक है, अब थोड़ा वेट कीजिए। ना सुनिए, देखिए जनता का समय हमारे लिए बहुमूल्य है ना। मैं वैभव अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। सवाल ये है, मुझे एक बात कहना है, एक बार वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं और देश में विपक्षी दलों को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं, ये उनकी पीड़ा है। नहीं अक्षय, वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कैरी द ऑपोजिशन ऑन एवरी इशू विद अस, वी विल बाउंस इट ऑफ। हम लोग उनके साथ बातचीत करेंगे, संपर्क में रहेंगे, लेकिन वो यदि एक लाइन के आगे, एक रेखा के आगे बढ़ ही नहीं सकते तो वो हमारी इच्छा नहीं है। हम कार्य करने से नहीं चूकेंगे, जनता ने हमें कार्य करने के लिए भेजा है, विपक्ष को साथ लेके चलने के लिए नहीं भेजा। हम कार्य कर रहे हैं, विपक्ष अगर आना चाहता है तो आ जाए, नहीं आना चाहता तो नमस्कार, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, है ना। ठीक है, तो अपने को कोई अगर अपन बोले तो अपने को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष आता है नहीं आता है, अपना कार्य रुकेगा नहीं, है ना। सर शब्दों का प्लीज, शब्दों का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करें प्लीज, निवेदन आपसे बार बार है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। जितेंद्र ओझा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा था, खास करके जब कांग्रेस के स्पोक्समैन ने कहा जी कि हर एक प्रधानमंत्री की अपनी स्ट्रेंथ होती है। जी, मनमोहन सिंह जी को सारे लोग विद्वान कहते हैं, और जहाँ तक वर्तमान प्रधानमंत्री की बात है, जी सही है कि उन्होंने सारे लोगों को एनर्जाइज किया है, तो उनकी करिश्मा को हम डाउट नहीं कर सकते हैं। और 10 साल तक पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, तो देखिए इन सारे चीजों पे एक्सपर्ट से नहीं झगड़ा करना चाहिए, मेरा यही निवेदन होगा। जो कि पॉलिटिशियन है, हम पार्टीजन व्यू नहीं देते हैं। मैंने कहा कि ये पंडित नेहरू से लेकर अभी तक एक कॉन्टिन्यूटी है। अब जो ये साइकोलॉजी बन गई है, मैं 2 बात और कहना चाहूंगा, चाइना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक साइकोलॉजी बन गई है, शायद पता नहीं मुगलों के जमाने से आती हुई, ब्रिटिश के जमाने से होती हुई, जो भी सो कॉल्ड पावर में है वो बादशाह है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, बात बाकी सारे लोग इनकॉन्सिक्वेंशियल है, और समहाउ हमारे पॉलिटिक्स का भी एक तरीके से अपहरण हो गया। तो देखिए जो डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत पुराना ट्रेडिशन है, वो लोग अपने आप में पॉलिटिशियन है, वो देखें, रिजॉल्व करें, और हमारे जैसे लोगों से कोई मदद हो सकती है तो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हर एक लिहाज से ये पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। आप उनको थोड़ा समझाइए। चीन के बारे में मैं ये कहना चाहता था अक्षय जी कि देखिए कि अमेरिका जो है की तरफ से कैसे एंथनी ब्लिंकन साहब जाते हैं चाइना में, और चाइना से वो कहते हैं कि मिलिट्री लेवल कांटेक्ट होने की जरूरत है, तो चाइना की तरफ से बड़ा 2 टूक जवाब मिलता है। मंजू जी की बात को ही मैं कंटिन्यू करते हुए यही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रेम कहानी की जो बात होती है वो है एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की, और दोनों प्रेम की सारे हदों को पार कर जाते हैं, लेकिन दोनों में आखिरी समय तक जो चीज महसूस होती है वो क्या रहता है, अपने देश का इंटरेस्ट या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो कितनी भी मित्रता किसी से क्यों ना हो जाए, हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए हमारा राष्ट्र का हित क्या है। राष्ट्र के हित की जब हम बात करते हैं तो भीतर के जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, उस डिफरेंसेस को बड़ी शालीनता से, डिग्निटी के साथ उसको हैंडल करने की जरूरत है। टीना कनवीर जी क्या कहेंगी? सुना आपने अभी जितेंद्र ओझा जी को? जी 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 जी
ये राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, तो हम भी तो राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को कहाँ पूछ रहा है? ये तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, इस पर बोलना जाए कि विपक्ष को क्यों नहीं सुना जाता है। जिस तरीके से संसद में हमने बहिष्कार किया, हमने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बुलाया जाए, कौन आकर बोला? विपक्ष जो है वो लगातार आवाज उठाता रहा, और अंत में क्या हुआ? इस जो तानाशाह सरकार ने जो किया वो सबके सामने है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी तो विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहा है कि लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, लेकिन ये लोग सुनते कहाँ है? ये तो सत्ता में आए तो कह रहे थे, जिसने बार बार बोल रही हूँ, तो कह रहे थे कि हम तो चीफ को लाला के यही तो झूला झूला रहे। यानी आप खुद स्वीकार इस बात को फिर कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाज में दम नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को नहीं सुनता, इसका मतलब कि विपक्ष कमजोर है, उसकी बात को ना सत्ता पक्ष सुनता है ना जनता सुनती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशनल पर कब्जा किया है बीजेपी ने, तो सबके सामने सारी संस्थाओं से लेकर मीडिया से लेकर हर एक इंस्टीट्यूट पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं और चीजें भी कर रहा हूँ सर। मैं एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए, आपके पास ही आ रहा हूँ। उनकी बात ही नहीं है ना, हम अपनी बात अडानी के मुद्दे पर ये नहीं बोले, जहाँ अभी ठीक है किसी भी विषय पर बोले, ठीक है, इनकी मर्जी है, क्योंकि तानाशाह सरकार है, ये बाहर जाकर भी कुछ भी करे, लेकिन चले ये हालत राजनीतिक दलों की है, यही है। विदेश नीति भारत की है और इसका किस तरीके से फायदा मिलेगा। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं वैभव अग्रवाल साहब अब आपके पास ही आ रहा हूं, अपनी बात भी पूरी कीजिए। लेकिन एक तालमेल और जो कहा जा रहा है कि सामंजस्य रूस के साथ भी बिठाने की कोशिश है कि भाई उससे हमारे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका से जो संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे, ये कितने वक्त तक मुमकिन है आपको लगता है? अक्षय जी, देखिए, नए भारत की नई राजनीति है, सबसे पहले तो ये समझने पर नए भारत की नई राजनीति एक बैलेंस बना के चलती है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जी। और क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अपन इधर उधर की बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं तो अपने को क्या होता है कि लोग सीरियसली नहीं लेते हैं आज की तारीख में। इसीलिए भारत में जब आज से पहले 2014 से पहले, हमारी सरकार से पहले, जब भारत में कोई विदेशी विजिट करने आते थे तो उनको दिखाया जाता था कि राष्ट्रपति भवन में या किसी हैदराबाद हाउस में या कहीं पे ही सांपों का बीन बजाने वाला कार्यक्रम दिखा दिया, कठपुतली दिखा दिया, कैमल दिखा दिए, घोड़े दिखा दिए। लेकिन आज से पहले किसी ने बैठ के भारत की संस्कृति का कोई परिचय नहीं दिया किसी को ये नहीं बताया कि 2014 के बाद से हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय लोग भारत में आए हैं उनको भारत की सांस्कृतिक परिचय दिया गया है। हमारे ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि शी जिनपिंग को बिठा के झूला झुलाया। अरे भाई, वो झूला झुलाने वाली बात नहीं होती है, भारत के सांस्कृतिक परिचय बताने वाली बात होती है। नंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू की तरह नंगे नहीं बैठते हैं विदेशी महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल के अंदर। आइजनहावर टावर में जाके 1956 में जब इंदिरा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे, आइजनहावर प्रेसिडेंट आइजनहावर सर, आप अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। ये तो असली बातें, भारत की सांस्कृतिक परिचय तो अब हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक परिचय आज से पहले था ही नहीं। मैंने ट्विटर पे डॉक्यूमेंट डाला, जिस डॉक्यूमेंट में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी आइजनहावर के फार्म हाउस जाके बीफ खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस डॉक्यूमेंट देखिए डॉक्यूमेंट है ना, यूएस प्रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट है और वो ट्रेंड किया सारे। वैभव अग्रवाल साहब, अभी आप अच्छी नसीहत दे रहे थे, आप ही उसी रास्ते पर चल पड़े, फिर अंतर क्या है? मैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की ही बात कर रहा हूँ कि आज से पहले भारत को एक पिछड़ी जाति का प्रदेश क्यों माना गया और आज तो ये जो गुट निरपेक्ष बहुत फर्क है उसमें। जो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष की रही है, ये तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से ही रही है। कैसे? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब वो थे या उनके बाद की पीढ़ियां थी उनके परिवार की, तो भारत ने क्या क्या किया अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, कितने घुटने टेके हैं यूएन में। अगर भारत ने यूएन में घुटने ना टेके होते रेफरेंडम के लिए तो कश्मीर की ये हालत होती है आज।
नहीं तो 2014 के पहले तो आपने सवाल खड़े कर दिए वैभव अग्रवाल साहब, आपने सवाल खड़े कर दिए 2014 के पहले कि कुछ भी नहीं था। 2014 के पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है ना, आपने उसको भी फेल करार दे दिया। हम मानते हैं ना, कुछ फेलियर्स रहे थे हमारे, हम तो मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हमारे फेलियर थे, क्या हो गया इसमें? पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी 2014 के बाद से जो हमने दिए। ठीक है, क्या कहा था रविशंकर अय्यर ने, क्या कहा था इनके नेताओं ने, क्या कहा था सोनिया गांधी ने, क्या कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, ठीक है। डॉक्टर टीना कर्मी जी, एक फाइनल रिएक्शन, अगर इस दौरे से संबंधित आप बात रख पाए शॉर्ट में। ठीक है सर, अब चर्चा के समापन का वक्त है, क्योंकि जो उम्मीद थी ना उस जी अमेरिका में, मेरी बात सुनिए, अमेरिका में जो छात्र हैं उनको 15 दिन के अंदर वीजा मिल जाता है। क्या भारतीय छात्रों को, यदि जवाब देंगे भारतीय छात्रों को 15 दिन के अंदर वीजा मिल सकता है? नहीं मिलेगा, उनको भी होगा ना, उसका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है भाई, डिप्लोमेसी आप समझते नहीं है, आपने डिप्लोमेसी करेंगे लेकिन आकर शब्द नहीं बोलेंगे कि हमने भारतीय छात्रों को क्या, ये जरूर कहेंगे कि मोदी जी ने कपड़े कितनी बार बदले हैं वहाँ पर। मोदी जी चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अंदाजा इस बात को लेकर लगाइए कि एक तरफ तो वासुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जब देश के भीतर ही इस तरह से हाँ है तौबा मचनी शुरू हो जाती है तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये किस बात की झुंझलाहट है और किस बात की बौखलाहट। हम बात कर रहे हैं कि विदेश नीति भारत की किस तरीके की है, कि किस तरीके से अमेरिका और रशिया जैसे देशों को संतुलित रखा जाए और भारत का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन इस पर जवाब देने के बजाय प्रवक्ताओं के पास अपनी ओछी राजनीति चमकाने के अलावा ज्यादा कुछ कहने को होता नहीं है। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।